अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को आज गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तारी उनकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और नैब में एक केस मौजूद है अल-कादर ट्रस्ट का। अल-कादर ट्रस्ट की डिटेल्स में जाने से पहले कुछ इसकी बैकग्राउंड बतानी ज़रूरी है कि नैब को पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अपनी रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, जस्टिस अतर मिनल्ला की लिखी हुई वो रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि नैब को पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये 100% हक़ाइक़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 4 सालों में जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, अपोजिशन का कोई बड़ा सियासतदान इमरान खान जिसको फिक्स करना चाहते थे उसके लिए नैब का कोई ना कोई केस निकल आता था। कभी साफ़ पानी कंपनी का नाम लिया और बंदे को रात को उठा लिया, कभी किसी के ऊपर ड्रग्स चार्ज डाल दिए और 15-20 किलो राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दी। बाकी भी जितने बड़े मेन स्ट्रीम लीडर थे, वो नवाज़ शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफ़ीक एंड सो मैनी अदर्स, वो लिस्ट गिनते जाएंगे तो प्रोग्राम गुजर जाएगा। सबके लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। फिर नैब ही जो है आज इमरान खान की गिरफ़्तारी का सबब बनी है। इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि सियासी मकासद के लिए ये विच हंटिंग दुरुस्त नहीं है। इमरान खान जिस तरीके से दूसरों को उठा उठा के जेल में डालते थे वो काबिल मज़म्मत हरकत थी। अगर वो काबिल मज़म्मत थी तो उतनी ही काबिल मज़म्मत आज इमरान की गिरफ़्तारी भी है। मैं इसकी सताइश नहीं कर सकता, ये बुरी हरकत है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और एक केस के अंदर आप अगर तफ्तीश कर रहे हैं, तरीक़ाकार आपका जो एक मौजूद है, नैब लॉ को अमेंड कर दिया गया जिसके ऊपर इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेकर हुए हैं कि नैब लॉ को गलत अमेंड किया गया। नैब लॉ में पहले चेयरमैन नैब के पास डिस्क्रेशन थी, 90 रोज़ के लिए बंदे को जेल में डाल देते थे, पूछते ही नहीं थे कि केस है भी है कि नहीं, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही। अब उसको अमेंड कर दिया गया और अमेंड करने के बाद उसकी मौजूदा शक्ल यह है कि 14 दिन से ज़्यादा तो गिरफ्तारी नहीं डलती और फिर इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी होती नहीं है। जब आप इंक्वायरी कंप्लीट कर लें, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जाने लगें, तो फिर आपको उसको इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है कि ये इंक्वायरी हमारी अब तक कि अब इन्वेस्टिगेशन पर जाने लगे और हमें तुम्हारी गिरफ्तारी दरकार है। और गिरफ्तारी क्यों दरकार है वो भी कंडीशनल है। बंदे को आप कॉल अप नोटिस दें और वो आपको पेश ना हो, या आपको ये शुबा हो कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तीसरी शायद उसके अंदर कोई और भी वजूहत हो, लेकिन कोई सब्सटेंशियल रीज़न होनी चाहिए गिरफ्तारी के लिए। ये नहीं है कि राह चलता बंदा आए, किसी और केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ऐसे हुई थी और पकड़ किसी दूसरे केस में आप अंदर ले जाएँ। मरियम की गिरफ्तारी भी इस तरह हुई थी कि वो अपने बाप के पास मौजूद थी, वो आई है टीम और उसको भी पकड़ के ले गई है। तो तरीक़ाकार एक वजह कर दिया आपने। तो अब क्या इमरान को वैसे ही गिरफ्तार करना ज़रूरी था जिस तरह वो अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करते रहे? तो इसका जवाब नफ़ी में है। अल-कादर की तरफ आ जाएं। अल-कादर पाकिस्तान की तारीख़ में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से एक है। इमरान खान का सदा से नारा था कि ये अपोजिशन वाले चोर और डाकू हैं, मैं आऊँगा तो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लेकर आऊँगा। और एक देखिए कि अल्लाह की तरफ से एक मौका आया कि बरतानिया ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक के, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, इल गॉटन वेल्थ है, यहाँ से चुरा के पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा बरतानिया में लाया गया। उन्होंने उस पैसे को पकड़ा, हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया। रियाज मलिक से आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने सेटलमेंट की, इसलिए कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तौर पर उन्होंने उसको शुमार किया था, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कोई मूव नहीं किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया और पैसा पाकिस्तान को लुटा दिया गया। पाकिस्तान पैसा वापस आया तो शहजाद अकबर, जो इमरान खान को बहुत सारे मुश्किल कामों में धक्का देने वाले जो चंद एक लोग थे उनके करीब, उनमें से एक का नाम शहजाद अकबर है। उनके जो साथी थे जिसमें अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, उनसे आप अगर पूछें जाके तो मेरे ख्याल में उसके पीछे भी जो एक साजिशी जहन नज़र आता था नहीं कि इसको पकड़ लो, इसके बच्चों के ऊपर, इसकी बेटियों, जहांगीर तरीन की बेटियों के ऊपर भी केस हो गया था, तो उसमें शहजाद अकबर का नाम नज़र आता है। तो शहजाद अकबर ने यहाँ एक अरेंजमेंट किया। नैब के अंदर जो कैबिनेट इजलास के अंदर एक बंद लिफाफा पेश किया गया। उस बंद लिफाफे के अंदर ट्रांजैक्शन क्या थी ये आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक को लुटा दिया गया, जो हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था। इमरान खान ने उसी वक्त, जिस वक्त ये पैसा उनको 190 मिलियन पाउंड लुटाया, तो 460 कनाल ज़मीन अल-कादर ट्रस्ट के नाम के ऊपर हासिल कर ली, जहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी, रूहानियत की यूनिवर्सिटी कायम करनी थी। पहले तो रियाज मलिक से पैसा लेकर दुनिया में कोई रूहानियत नहीं पैदा हो सकती। रूहानियत के लिए अल्लाह की एक राह का एक तरीकाकार मौजूद है और हुकूमत पाकिस्तान खुद सेटअप कर सकती थी यूनिवर्सिटी। एज प्राइम मिनिस्टर वो उसकी अप्रूवल दे सकते थे, फंडिंग भी दे सकते थे और सरकारी शोबे के अंदर उसको बनाते, प्रवान चढ़ाते, और वो बेहतर तरीका था। 460 कनाल ज़मीन ली, उसके ऊपर बिल्डिंग, इमारत की तामीर, सारे काम भी रियाज मलिक ने करके दिए उस ट्रस्ट को। ट्रस्ट जब इब्तदाई तौर पर बना तो बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी उसके मेंबर थे और इमरान खान उसके चेयरमैन थे। 2019 दिसंबर के अंदर बनाया गया। उसके बाद बाबर अवान भी और जुल्फ़ी बुखारी भी, उसकी मेंबरशिप से उनको हटा दिया गया और इमरान खान की अहलिया और फ़रा खान वो दोनों ट्रस्ट के मेंबर्स बन गए। इसके अलावा एक 240 कनाल की ज़मीन अलहदा से हासिल की गई जो बनी गाला के अंदर है। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स मशकूक ट्रांजेक्शन्स हैं। वो पैसा जो वापस गया रियाज मलिक को, रियाज मलिक ने वही पैसा उठाया
गया और 460 अरब रुपए की उन्होंने एक सेटलमेंट की थी बहरिया टाउन कराची की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिस बेंच को इब्तदाई तौर पर आई थिंक कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे। और ये पाकिस्तानी अदालती तारीख की भी एक बदतरीन सेटलमेंट थी। बदतरीन इसलिए थी कि प्ली बार्गेन का अरेंजमेंट जिसको खुद अदालत कहती है कि नहीं करना चाहिए, वो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के प्ली बार्गेन कर ली। इब्तदा हुई कि 1000 अरब बनता है, डील कहाँ की, पठानों वाला सौदा किया। वो जिस तरह वो कारपेट नहीं बेचने आते कि ये 1000 रुपये का आखिर में 500 का बेच जाते हैं, 1000 अरब बनता है, आखिर में 460 अरब की वो डील कर ली। अब 460 अरब की डील में वो जाके पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल कर लिया। एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो भी मौजूद है इस केस के हवाले से। और मेरे जहन में यहाँ सवालात आते हैं कि क्या मौजूदा PDM की हुकूमत जो एक इंतहाई कमज़ोर पाँव के ऊपर खड़ी है, क्या वो इस केस को आगे बढ़ा सकती है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस से पूछेगी कि आपने जब ये पैसे लिए थे तो आपको पता था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है, यहाँ पर शोर मचा हुआ है, तो ये पैसा कहाँ से आया? क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर सकती है? इमरान खान ने किस कानून के तहत वो पैसा वापस किया? क्या स्टेट बैंक को पता था, वो सोया हुआ था? क्या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर डील होने में और ये पैसा वापस जाने में? क्या उनमें से किसी को पता नहीं था? मेरा जवाब इसमें नफ़ी में है। मेरे ख्याल में सारे लोग बाखबर थे जो कुछ हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में डील होते वक्त 460 अरब भी वो बाखबर थे। हो सकता है किसी की आशीर्वाद भी हासिल हो, जब तहकीक करें तो पता चलेगा। लेकिन क्या तहकीकात कर सकते हैं? मेरा जवाब है कि नहीं तहकीकात कर सकते। इतने बड़े ताकतवर लोग हैं, जब नाम आएगा कि वहाँ आसिफ जरदारी का नाम आ रहा है, जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों का नाम आएगा, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज इमरान की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट बाज़ जगहों के अंदर उसकी बड़ी बदतरीन शक्ल है। अगर आप किसी सरकारी इमारत को आग लगाएं या किसी ऐसे अदारे की किसी जगह के ऊपर जाकर धावा बोल दें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं कर सकता, मैं उसकी मजम्मत करूँगा। जिस तरह इमरान की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है, इस तरह पाकिस्तान के किसी अदारे के ऊपर, किसी सरकारी बिल्डिंग के ऊपर, किसी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर किसी एहतजाज के नतीजे में अगर आग लगाई जाती है या धावा बोला जाता है, उसके दरो दीवार तोड़े जाते हैं या फलांगे जाते हैं, तो काबिल मजम्मत है। उसके जितने बुरे सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की जाए, करनी चाहिए। क्या हल पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने का यही है या इसके अलावा भी कोई तरीका है? मेरे जहन में तो ये सवालात हैं, अपने मेहमानों से पूछूंगा। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने केस लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से गिरफ्तारी जो है बड़ा अनयूजुअल स्टेप है। जो हमारे पास वीडियो क्लिप्स नज़र आते हैं, उसमें एक क्लिप प्रोड्यूसर साहब वो दूसरा क्लिप भी दिखाइए जिसमें वो उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में इमरान मौजूद हैं जहाँ उसके शीशे विशे तोड़ के जाके उसकी गिरफ्तारी की गई। क्यों ज़रूरी था कि उसी बायोमेट्रिक वाले कमरे के अंदर घुसा जाए? क्या गिरफ्तारी अगर चाहिए थी तो बाहर बाकी पाकिस्तान की सड़कों पर गिरफ्तारी नहीं थी हो सकती, या लाहौर ज़मान पार्क से जाके गिरफ्तार नहीं था किया जा सकता? इन सवालों का जवाब किसी को देना पड़ेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाना है वो भी शायद डायरेक्शन तय करेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस केस की। जो आज शुरा हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और शोएब शाहीन साहब हैं मारूफ माहिर कानून, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो है मारूफ डिफेंस एनालिस्ट भी हमारे साथ है। सबको खुश आमदीद कहूँगा। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, पहले आप ही बता दीजिए जिन इमारतों को आग लगाई गई या तोड़ फोड़ की गई, पहले तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल दें, फिर मैं इमरान के केस की तफसील की तरफ भी आता हूँ। देखिए, बदकिस्मती ये है कि ये सारा नजरा इस वक्त अफवाज पाकिस्तान पे गिर रहा है और जिन इमारतों का आप निशानदेही कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर अफवाज पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। मुख्तलिफ मैं नाम नहीं लेना चाहता। बदकिस्मती ये है कि लाहौर के जो कैंटोनमेंट का हार्ट है वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। हमारे घर से 100 गज के फासले पर 3 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, क्राउड ने उनको भी आग लगा दी। शुक्र है उसके बिल्कुल 5 गज के फासले पर क्रॉस कम था, वो किसी अल्लाह ने बचा लिया। अगर खुदा खासा वक्त भी आग लग जाती फिर देखिए क्या होता है। ये बस इसको कौन जीहो शख्स इसको कंट्रोल कर सकता है। इशू बहुत ज्यादा है इसमें इशू। सर, माजी में जो गिरफ्तारियां हुई हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस के अंदर, मैं कि ये नहीं कहता कि वो गिरफ्तारी दुरुस्त हुई थी। जिस तरीके से नवाज शरीफ को, मरियम को पकड़ा गया, जरदारी साहब को, उनकी बहन को पकड़ा गया, क्या उसके बाद भी उन्होंने किसी जाके GHQ पे या किसी और ऐसी बिल्डिंग के ऊपर धावा बोला था या नहीं बोला था? मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने कुछ धावा बोला हो, लेकिन जो आवाज हो रहा है या जो मैं देख रहा हूँ और जो अगर ये खुदा न खास्ता इसको इस वक्त कोई ऐसे इक़दाम ना उठाए गए कि ये इसको कंट्रोल किया जाए तो ये बढ़ेगी आग। इसको रोकना इतना आसान नहीं होगा ये, लेकिन ये करने तो रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रोकने के लिए मैं अपना समझता हूँ इस वक्त शायद ये अनयूजुअल स्टेप हो, लेकिन खान साहब को मेरा ख्याल है गिरफ्तारी उनकी, मेरा ख्याल है हाई कोर्ट को चाहिए कि उनको रिहा कर दें फौरन। खान साहब को चाहिए कि वो
अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको एक तो नंबर 1 अपील करें और सारे को घर बिठाएं, और उसके बाद जो अदालती निज़ाम है उसके तहत जो भी गिरफ्तारी है, ठीक है खान साहब का अगर ये जिस तरह बात कर रहे हैं अगर कोई है कसूर तो गिरफ्तार करें। वो गिरफ्तारियां तो पहले भी हुई हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी गिरफ्तार हुए हैं, पाकिस्तान के दूसरे सियासी रहनुमा भी गिरफ्तार हुए। ये गिरफ्तारी बाय इटसेल्फ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब ये इशू बन गया है, इसको आपने इमीडिएट फायर फाइटिंग तो आपने करनी है। तो फायर फाइटिंग तारिक फजल साहब से भी मैं इस पे जवाब चाहूंगा। तारिक फजल साहब, क्यों गिरफ्तारी जरूरी थी, वो भी हाई कोर्ट के अंदर जाकर? आप लोग जब पकड़े जाते थे तो हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ के मजम्मत करते थे कि इमरान खान ये गलत काम कर रहे हैं, तो आज आपने उससे ज़्यादा बुरा काम कर दिया। मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें दो बुनियादी तौर पर हिस्से हैं, आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में भी बड़ी तफसील से बात की है। एक तो ये कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी का अमल है, एक वो दूसरा ये जिस केस में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक सियासतदान हैं, चलें उनकी जमात के साथ हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं, हम समझते हैं कि जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं ये एक फाशिस्ट, क्या इस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी होनी चाहिए? लेकिन मैं आ रहा हूँ, ये तो टेक्निकल मामला है ना, लेकिन मैं ओवरऑल गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है। मुल्क के इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म रहे, गिरफ्तार हुए, बेनज़ीर साहब अब प्राइम मिनिस्टर रही, गिरफ्तार हुई। सारी क्या मिसालें हैं जो आप दे रहे हैं, कोई दुरुस्त मिसालें हैं तो आपने उसको फॉलो ही करना है। नहीं, मैं आपको पहली बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अभी बात करें जनरल साहब से आपने पूछा कि ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि मुल्क का कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है तो मुल्क को कोई एहतजाज और मुल्क को आगे लगा दो। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं, इससे पहले ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, हमारी तमाम सीनियर लीडरशिप गिरफ्तार हुई है, कभी भी इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया कि आप अमला को नुकसान पहुँचाएँ और गाड़ियाँ जलाएँ और लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है इमरान खान साहब पे आज, अब ये एक टेक्निकल बात है, शोएब शाहीन साहब बैठे हैं, एक वो भी कमरा अदालत नहीं था, अदालत का अहाता आप कह सकते हैं, मेरी और आपकी देखी हुई है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो उसका एंट्रेंस गेट है उसके बिल्कुल साथ गेट के ये कमरा है जहाँ पे वो तो थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है कोई भी केस दाखिल करने से पहले, वहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है। अब ये कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं, वैसे तो चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सर ये हमारी अदालती तारीख में 2-3 मिसालें मौजूद हैं जिसमें अली मूसा गिलानी का केस है, 1-2 और केस हैं जिसमें जब अहाता अदालत से गिरफ्तारी की गई तो उसकी रिहाई का हुक्म जारी किया गया। सिर्फ आई थिंक एक केस वो जो अपने वो मेमन साहब वाले हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट से, शर्जील मेमन साहब, उनका केस डिफरेंट था, उनको भी रेंजर्स ने पकड़ा था, उनकी रिहाई का अमल नहीं आया, बाकी केसेस में रिहाई हुई। देखें अब ये बात एक केस से अलग है कि उनकी गिरफ्तारी क्या अदालत के अहाता से हुई है, कमरा अदालत की बात मैं नहीं कर रहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अहाता अदालत आप कहें वहाँ से हुई है, ये होनी चाहिए, ये नहीं थी, लेकिन जो केस का मेरिट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो बहुत ही सर केस के तो मेरिट की तो बाद में जाएंगे, पहले तो इस तरीका कार कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, कुछ जेट ब्लैक दहशतगर्द तो था नहीं कि भाग जाएगा, बाहर निकलेगा तो सुसाइड जैकेट पहनी हुई बटन दबा देगा। नहीं देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, शहबाज साहब सर तो गलत काम था, तो गलत है ना, तब भी गलत था, हुई है, उसमें कोई ऐसा नई बात शोएब साहब से बहुत कोई और ये बात भी मैं अर्ज कर दूं कि ना इमरान खान साहब पे हमने कोई हीरोइन डाली है ना कोई चर्च का मुकदमा, सर उनमें से कोई भी मिसाल सही नहीं है, एक ऐसा मैं बिल्कुल सारी गलत मिसालें नहीं किया, मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा मुकदमा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि 50-60 अरब रुपया जो बरतानिया से आया वो मलिक रियाज साहब को किस तरह हलाल करके दिया गया, और उस हलाल करने के नतीजे में जो पाकिस्तान की कौम का पैसा था उन्होंने फिर जो नवाजिशात की वो आपके सामने है, और ये ट्रांजेक्शन साइड बाई साइड है, मैं इनकी मज़ीद डिटेल्स भी जानता हूँ। अच्छा मैं आपको पहले शोएब साहब से पूछना, फिर इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं वो भी दिखाते हैं आपको। शोएब साहब पहले आप फरमाइएगा, ये तरीकाकार जो है ये बड़ा अनयूजुअल है जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने खुद रेफर जो किया ना अली मूसा गिलानी वाला केस, अली मूसा गिलानी साहब जो सुप्रीम कोर्ट में एंट्रेंस गेट है जहां से वो जाके दाखिल होकर अपना शनाख्ती कार्ड बाहर रखाते हैं और अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाहर मेन रोड के ऊपर थे, वहां से गिरफ्तार हो गए, पेश होने किसी और मुकदमे में थे और गिरफ्तार किसी और मुकदमे में हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने विद इन नो टाइम उनको बुलाया, तलब किया और उनको रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया। ये एक केस नहीं, 20 केसेस हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, और ये एक कन्वेंशन भी है कि जब कोई मुल्जिम अहाता अदालत में आ जाए, सिर्फ अहाता अदालत नहीं, इवन पार्किंग में आ जाए, किसी वकील के दफ्तर में आ जाए फॉर लीगल असिस्टेंस, किसी और मुकदमे में आया हुआ हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब वो किसी अदालत में पेश होने की नीयत से आया हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर किया हुआ था इसमें कि इमरान खान साहब को इहाताए अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी भी मुकदमे में, बाहर जो भी करना है आप जाकर करें, विद इन द लिमिट्स ऑफ दी जो प्रेमिसेस ऑफ दी कोर्ट्स हैं गिरफ्तार नहीं होंगे। ये उनका स्पेसिफिक ऑर्डर है। अब उसकी वजह से भी उन्होंने आज बड़े बरहम हुए। उसके बावजूद तीसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें नैब का सिंगल ऑफिशियल नहीं था और वो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया वहां, और जिस अंदाज से किया, तशद्दुद किया। और फिर जो मेरे फाजिल दोस्त या फरमा रहे हैं कि वो तशद्दुद कह रहे हैं, क्या इमरान के ऊपर तशद्दुद हुआ है? जी मुझे तो ज्यादा नहीं पता। गौहर जो वकील उनके साथ थे, बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद ये कहा है कि उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ है। और लेकिन जो उसके साथ मैंने वो देखी है वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि शायद उनके सर पे या पाँव पे वो कहते हैं कि जो उनके हाथ में रेंजर्स के वो कुछ बहरहाल जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे मेरे पास वही एविडेंस है, लेकिन हमने देखा नहीं अभी तक। लेकिन जो नई पंजोता वकील थे, अली बुखारी वकील थे, वो मेरे सामने उनकी सारा उनकी आंखों में स्प्रे किया गया, नई पंजोता को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उसको आपके ख्याल में ऐसा क्यों करना पड़ा? आपके ख्याल में ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस फाशिस्ट अंदाज से गिरफ्तारी और ये टोन और ये अंदाज प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट से ये इंतहाई मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत भी है, गलत भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल भी है। अच्छा देखें, या तो ये होती मुजाहिमत होती, वहां कोई कारकुन होते बाहर, फिर तो आपने कोई ऐसा फोर्स का इस्तेमाल किया या कोई इस अंदाज से आपने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस वालों पे भी तशद्दुद किया गया, यानी जो पुलिस वाले उसकी प्रोटेक्शन में शामिल थे उन पे भी तशद्दुद करके रेंजर्स वाले गिरफ्तार करके ले गए। और इसके साथ आप आगे आए, इसमें बड़ी अहम बात, कई अहम इसमें एस्पेक्ट जो हैं, जो ये फरमाया गया कि ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो ऑफिशियल्स से हाई कोर्ट के जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हाई कोर्ट का एक सब ऑफिस है, यानी हाई कोर्ट की एक कोर्ट है और बाकी रजिस्ट्रार ऑफिस के कंट्रोल में ऑफिसेज होते हैं, जो आजकल जरूरत है कि पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएंगे तो फिर आपका केस मेंटेनेबल होगा। तो वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस था जो वो अपना काम कर रहे थे, ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और वहां जा करके उनके तशद्दुद कर चुके वो जो एफिडेविट की अटेस्टेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमला कराता है अपनी निगरानी में, अपनी मौजूदगी में उनका रजिस्ट्रार ऑफिस के नुमाइंदे और ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं। दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। और वहां जिस अंदाज और जिस तरीकाकार से वो उन्होंने किया गया। अब मेरिट ऑफ द केस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात बड़ी अहम है, अगर आप मुलाजा करें कि अब जो नैब लॉ अमेंड हो गया है उसके मुताबिक कैबिनेट डिसीजंस जो हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड हैं, उनके ऊपर आप बाज पुर्स भी नहीं कर सकते। अब उन कैबिनेट डिसीजंस को अगर बुनियाद बनाकर आपने प्रोसीड करना है, बेशक करें, मुझे नहीं पता कि मेरिट ऑफ द केस क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव कवर करता है, मैंने पढ़ा नहीं है। नैब लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव उसको कवर करता है जी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ना उसमें। ये जो नैब लॉ अमेंड हुए हैं, अगर उसमें रेट्रोस्पेक्टिव हो भी तो अगर मेल ऑफ आईडी हो या उसमें क्रॉप प्रैक्टिसेस शामिल हो रही हैं तो क्रॉप प्रैक्टिसेस को तो प्रोटेक्शन नहीं देता। 1985 से इसको प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन इसमें जो मैं अहम बात अर्ज कर रहा हूं, लेकिन अगर उसमें क्रॉप प्रैक्टिसेस आ रही हो या मेल ऑफ आईडी आ रही हो तो फिर तो उसको प्रोटेक्शन नहीं है। देखें, वो जो प्रोटेक्शन है वो कैबिनेट डिसीजंस को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है। फिर ये साबित बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा, नदीम मलिक साहब, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा टू दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि वो ये साबित करेंगे कि ये इसमें ये प्रोसीड्स आई हैं और ये इसमें मेल ऑफ आईडी भी है और इसमें भी है। अच्छा, एक बात जो सबसे बर्डन ऑफ प्रूफ तो शिफ्ट हुआ है नैब के ऊपर और ये सारी ट्रांजैक्शन भी डॉक्यूमेंटेड है। मेरा तो सवाल उससे ज्यादा है, ये सारा कुछ ही डॉक्यूमेंटेड है। अगर कोई नैब नीति से इसको साबित करना चाहे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन नैब को ये गिरफ्तारी इस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं थी। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठी करते और कोर्ट ऑफ लॉ में केस दे देते, वैसे ही मामला सीधा था। मैं वही कह रहा हूं। गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ चलते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, रेंजर्स की जो आज इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा सा कोई समझ नहीं आ रहा, काबिल फहम नहीं है। रेंजर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ गई आज? यकम मई को देखिए ये जनरल गुलाम मुस्तफा साहब जारी किया गया है ना, यकम मई का वारंट, पीडीएम की हुकूमत का मसला ये है कि ये जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से सुन लें। जी जनरल साहब, पीडीएम का मसला ये है कि ये इंस्टेड ऑफ कहते हैं पुटिंग योर राइट फुट फॉरवर्ड, ये दो कदम दोनों आगे से आगे रखने की कोशिश करती है, या बेवक्त तो गिर जाती नीचे।
चाहे इमरान साहब के घर से भी गिरफ्तारी का मसला हो, परवेज इलाही साहब के साथ मसला हो, या ये जो आज हुआ है काम। रेंजर्स इस वक्त चूंकि फेडरल हुकूमत के अंडर हैं, डायरेक्टली अंडर द इंटीरियर मिनिस्ट्री हैं, तो क्या ये जरूरत थी इस कदर फोर्स के इस्तेमाल करने का हुक्म देने की? वो खुद ये काम नहीं कर सकते, वो डिसिप्लिन फोर्स है एक किस्म की, वो ये काम नहीं कर सकते जब तक उनको हुक्म ना दिया गया हो। और हुक्म उनको किसने देना था? वो किस वक्त तो डीजी रेंजर्स का अंडर कमांड नहीं है, वो अंडर कमांड है इंटीरियर मिनिस्ट्री के, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनको दिया है, तब ये बात हुई है। ये बात ये है कि जी मेरिट ऑफ द केस तो आप छोड़ें, जो भी केस है ये, मैं ये समझने से अभी तक कासिर हूं कि हमने इस किस्म का, मुझे टेक्निकल जो आप बात कर रहे हैं नैब लॉज वर्क की, उसका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या इस वक्त ये जरूरी था जिस वक्त फजा मुकद्दर हुई है पाकिस्तान के। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, जो सारा एंगर है उसके पीछे क्या वो बयानात तो नहीं है जो इमरान खान ने पिछले कई महीनों से दिए हैं, लेकिन चंद एक हफ्तों में उसमें उसकी इंटेंसिटी में, उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। कल उन्होंने नाम लेकर जो डीजीसी थे उसके ऊपर एक तकरीर कर दी, फिर आज भी सुबह आते हुए उन्होंने दोबारा कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो कुछ हुआ था वो सारा कुछ उन्हीं का किया जा रहा था। तो ये मुझे लगता है कि ये टाल दोनों तरफ से काफ़ी पूरे आगे जा रहा है। देखिए, इसमें एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि शुरू हुआ थे गुजरांवाला के जलसे से, जब नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली नाम लेकर उस पर चीफ और DISI से काम शुरू किया था उस वक्त। उसके बाद से आप देखिए कि लगातार इसको बिल्डअप हो रहा है। खान साहब इसको दोनों चीज़ ऊपर ले गए थे, और उसके बाद एक एक्सट्रीम इश्तियाल है जो आपको नजर आया है आज के दिन में खास तौर पे। और ये डायरेक्टली देखिए, किसी उन्होंने जो हमारे सियासतदान हैं, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने किसी सियासतदान को या किसी और प्राइवेट पार्टी के पास नहीं गया, वो लोग सीधा उन एहतजाजी लोग जो भी एहतजाज कर रहे हैं, गुस्से में हैं, जैसे भी लोग हैं, कौन लोग हैं ये भी नहीं पता हमें, वो लोग डायरेक्टली पहुंचे हैं उन इमारतों पे जो पाकिस्तान फौज के किसी तरीके से इस्तेमाल। सर ये क्यों है? मैं इसीलिए ये आपसे सवाल किया कि वो जाते शहबाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज करते तो चलो मैं मान लेता कि वो प्राइम मिनिस्टर है, तो लेकिन यहाँ पर उन इमारतों के बाहर क्यों गए जो एक हमारे सिक्योरिटी के अदारों से जुड़ी हुई हैं? यही जो इंतहाई खतरनाक जो मूव हुई है कि वो जो एक हद थी वो क्रॉस हो गई है इस वक्त, और ये क्रॉस कराने में नवाज शरीफ साहब से लेके खान साहब, इन सब ने जो कुछ बातें की हैं, ये आज उसका असर आप सामने देख रहे हैं इसका। और क्राउड में जब आप किसी नौजवान टीम में जाके आप बात करके देख लें, आज कोई ऐसी आप बात कर दें, ट्विटर पे बात कर दें, ट्विटर बाय द वे बंद हो गया हुआ है, कोई ऐसे बात कर दें, आप ऐसे बात करें, फौरन आपको गालियां पड़ने शुरू होती, जर्नैल खा, ये जर्नैल, वो फौज, ये फौज, वो, इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। उसी आप बात करने की कोशिश करें, वो भी लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। इस हद तक लोगों के जहनों में मैं कह रहा हूँ कि एक मनफी जज्बात आ गए हैं लोगों के पास कि हम उसका, मुझे वली खान साहब की बात याद आती है, और मैं शायद आपको भी याद होगी, उन्होंने कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको पंजाबी सियासतदान ही कुछ करेंगे इसके साथ। और मैं इसलिए जो बार बार नवाज शरीफ का नाम ले रहा हूँ मियाँ साहब का, इसलिए कि शुरू गुजरांवाला से हुआ था और आज आप देख लें कहाँ पे हम पहुँचे हैं। जब हम अपने इश्तियाल में या गुस्से में या अपने सियासी मफदात के लिए हमेशा तक आगे चले जाते हैं, तो आज उसका असर देख लें आप। और ये तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने का फजल करम है कि फ़ौज पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है, कहीं इस किस्म का कोई उन्होंने बात नहीं की जिससे पता चले कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके पहले भी साथ हम देख चुके हैं। और ये लोग बात जो फुटेजेस हमने देखी हैं उसके अंदर तो मुझे लगा कि शायद वो जो गेट वगैरह जहाँ पे वो उनकी ड्यूटी होती है वो भी उन्होंने वेकेट कर दिया, क्योंकि जब ये क्राउड वगैरह प्रोटेस्ट कर रहा था तो आगे से किसी ने रोका नहीं उन्हें। वो कोई गेट के ऊपर चढ़ रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आगे किसी ने रोका नहीं। फौज के पास तो रोकने के एक ही जरिया है, या आवाम खुद रुक जाए, जिस तरह 30-31 अगस्त 2014 की रात को हुआ था, जब पुलिस को अचानक हटा दिया गया तो अवाम बिल्कुल फौज के सामने आ गई। उस वक्त फौज की इज्जत की वजह से अवाम रुक गए। आज शुक्र है फौज ने फिर वही काम किया, उन्होंने कुछ आगे से इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नहीं कहा, फिर हट गए आगे से। अवाम के सामने पाकिस्तान की फौज को खड़ा करना, इस कदर मैं कहूँ इससे कोई, अब मैं अल्फाज इस्तेमाल में इस में नहीं आ रहे क्या इस्तेमाल करें, ये अनारकी का रास्ता है, इससे गुरेज करना चाहिए, सबको गुरेज करना चाहिए। तारिक फजल चौधरी साहब से पूछते हैं। तारिक साहब, ये गिरफ्तारी तो आपने कर ली है, संभाल लेंगे आप? आपके बंदे पकड़े जाते थे तो सड़क के ऊपर बंदे नहीं थे निकलते, आज सड़क के ऊपर लोग हैं। देखिए मलिक साहब, गिरफ्तारी की है तो बड़े एक मजबूत केस में की है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि संभालेगा कानून, पाकिस्तान का जो कानून है जिसके तहत
इमरान खान साहब ने एक मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ पैसा वापस किया जो कि पाकिस्तान के ख़जाने में जाना था। गवर्नमेंट किटी जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा होने वाला 50-60 अरब था जो एक शख्स को दे दिया गया और वो भी हलाल करके दे दिया गया, जिससे बरतानिया कह रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ब्लैक मनी है, उसे वापस जब उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया तो ये आपका पैसा है, चोरी किया हुआ पैसा है। इमरान खान साहब ने उसे वाइट मनी किया और एक फ़र्द को दे दिया। तो ये क्या आप समझते हैं, क्योंकि मामूली केस जो सड़कों की सूरत हाल है मैं आपको टीवी पे ही दिखा रहा हूँ, तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा गवर्नमेंट ने भी किया है और इदारों ने भी किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। अवाम अगर किसी जगह के ऊपर कुछ जज्बात का इजहार कर रहे हैं तो ये उनका राइट है, लेकिन तसादम और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता किसी कीमती इंसानी जान का नुकसान, किसी का ज़ख्मी होना, ये बात जो है ये अच्छी नहीं है और इसे गुरेज करना चाहिए। शोएब साहब, जो एक चीज़ मेरे जहन में आती है, जब वो अवाम सड़कों पे निकलते हैं ना इस तरीके से नारे मारते हुए, और ख़ास तौर पर नौजवान, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सामने लीडर खड़ा होना चाहिए। समहाउ मेरी ये फीलिंग है, पता नहीं वो पीटीआई वाले इसको कैसा महसूस करेंगे, कि पीटीआई की मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है वो इस वक्त हमें लीड रोल में नज़र नहीं आ रही। मुझे तो एटलीस्ट वो नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि ये बच्चे सारे नौजवान इमरान के हमायती खुद से सड़कों पे तो आ गए हैं, लेकिन उनको उसको चैनलाइज करना चाहिए इस प्रोटेस्ट को। एक आगे शख्स लीडर खड़ा होना चाहिए, वो उसको नारा दे और एक रिस्ट्रेंट वाली कैफियत के अंदर अपना एहतजाज रजिस्टर का और आगे बढ़ जाए। अगर ये लंबा हुआ, ये प्रोसीडिंग्स लंबी हुई, तो फिर तो शायद इसी अंदाज में, इसी चैनलाइज अंदाज में फिर ये आगे बढ़ेगा और हर शहर में जो उनका लोकल लीडर होगा वो उसके आगे आएगा। लेकिन चूंकि ये एक सडनली जो कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा इमरान खान साहब यहाँ आए हैं और आकर के चले गए, तो ये अनएक्सपेक्टेड किस्म की आज गिरफ्तारी और जिस अंदाज में हुई है, तो जब एक सडन इंफॉर्मेशन मिली है तो उस सडनली जो लोग जहाँ जहाँ मौजूद थे वो बाहर निकले हैं और उन्होंने उस पर अपना एहतजाज शुरू कर दिया है। और उस एहतजाज में ये अफसोसनाक बात है कि तशद्दुद जहाँ कहीं कोई है होना चाहिए। लेकिन मैं जनरल साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा, उनकी बातों में बड़ा वजन है, लेकिन मैं एक बात अपनी मुल्क की, हमारे इदारे हैं ना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे मुल्क की फौज है, उनके भी तो कुछ सोचने का मकाम है कि आखिर वो क्या वजह है कि आज सारे लीडर्स जो जिस वक्त भी कहते रहे, आज भी अगर एक आम आदमी उनके खिलाफ इस तरह की नफरत का इजहार कर रहा है या इस अंदाज में वो रिएक्ट कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए बकौल जनरल साहब के, तो कुछ अपनी पॉलिसीज पे भी गौर खौज करें, कुछ वो माहौल को, वो भी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें। हमारे आपके सबके इंफॉर्मेशन में है कि किस तरीके से, किस अंदाज से उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, किस तरह मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं, किस तरह वो सिविलियन इदारों में इंटरफेयर करते हैं, किस तरह लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया जाता है और तशद्दुद के लिए वो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सेफ हाउसेज इस्तेमाल होते हैं। ये किसको नहीं पता। लेकिन मैं कहता हूं जब कोई एक शख्स करता है वो उसका इंडिविजुअल फेल होता है, लेकिन इदारा बदनाम होता है। उस इदारे की बदनामी को रोकने के लिए उस इदारे की डबल ड्यूटी है, इसलिए कि अवाम उनसे मोहब्बत नहीं करेगी तो वो हम दिफा नहीं कर सकते। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज लीबिया का हशर देख लें, इराक को देख लें, शाम को देख लें, जो कैफियत है ना, अल्लाह ना करे, इस वक्त तो कैफियत यह है कि ये सारे बड़ों को सोचना चाहिए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की कैफियत है इससे निकालना कैसे है। इसमें सारों को अपना इस आग से निकालने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक से वापसी भेजते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तारिक फजल साहब, आप लोगों के पास, एक सियासी लोगों के पास कोई हिकमत अमली होनी चाहिए, और वो हिकमत अमली आम तौर पर तो बातचीत के जरिए निकलती है, सड़कों पे आग लगाने से या बंदों को पकड़ के जेलों में डालने से नहीं निकलनी चाहिए। ये दुरुस्त तरीका नहीं होता सियासत के अंदर। क्या यही हल रह गया आपके पास? नहीं, देखिए मुज़ाकरात तो मलिक साहब इससे पहले भी किए हैं और शुरू से, मतलब इवन जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ भी रहा और बरमला हम कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बंद दरवाजे तो कोई भी सियासी जमात या लीडरशिप जो है वो नहीं करती अपनी जमात के, ताकि गुफ्तगू ना हो, क्योंकि सब आगे बढ़ा नहीं जा सकता। फिर तो ये जो सियासी इख्तलाफात होते हैं ये फिर ज़ातियात में और ज़ाती दुश्मनियों की हद तक चले जाते हैं, जो इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली सियासत में एक ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि इसे ज़ातियात ना समझना चाहिए, ना ये ज़ातियात है।
कुछ काम आपने किए लाहौर में, उसके ज़मान पार्क के घर का दरवाज़ा आपको नहीं तोड़ना चाहिए था, नहीं घुसना चाहिए था। आपने परवेज़ लाई के घर का दरवाज़ा तोड़ा, नहीं तोड़ना चाहिए था। आपको वो हर गलत काम से गुरेज करना चाहिए जिसके आप खुद विक्टिम बनते थे। अब आप वो खुद कर रहे हैं। जो परवेज़ लाई साहब के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम था, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ और कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अब इमरान खान साहब के घर के बाहर 2 दफ़ा हमारी इस्लामाबाद पुलिस गई है, किसके हुक्म पे गई थी? इस्लामाबाद के सेशन जज अगर ऑर्डर करते हैं कि वो पेश नहीं हो रहे और अगली पेशी पे उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए, तो मुझे बताएं पुलिस की दरवाज़ा तोड़ के पेश किया जाए? नहीं, दरवाजा मलिक साहब वहाँ पे तो जो मनाजर थे आपने देखे थे कि पुलिस के साथ हाई हैंडेडनेस हमेशा सियासी लोगों के नुकसान का बायस बनती है सर। हाई हैंडेडनेस की बात नहीं है। इमरान खान साहब का गेट उस वक्त टूटा था, इमरान खान साहब घर पे नहीं थे, एक बात, अच्छा नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब सेशन जज इस्लामाबाद ये कह रहे हैं पुलिस आज इमरान को अगर रेंजर्स इस तरह खींच के लेगी ना तो उसको बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया, कल आपके वज़ीर-ए-आज़म को डाल देगी, फिर इसी तरह आप बैठ के हमारे वज़ीर-ए-आज़म को तो 4 दफा डाल चुके हैं, 5 दफा फिर आपने रास्ता खोल दिया, मरियम नवाज को डाल 5 दफा फिर डालेंगे। रास्ता रोकना चाहिए, हसन इकबाल को डाल, रास्ता रोकना चाहिए कि रास्ता खुला रखना चाहिए। वज़ीर दाखिला को तो हीरोइन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए आप यही काम करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहते। किया आज आप? हम बिल्कुल ये रिवायत नहीं डालना चाहते, ना हम डालेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप जो अपने इब्तदाई गुफ्तगू में कह रहे थे इस केस के मेरिट के हवाले से, आप बता देंगे ये केस बनता है या नहीं बनता, इसमें हकीकत है या नहीं है? नहीं, केस तो जिस तरीके से उन्होंने जमीन हासिल की है वो दुरुस्त ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दुरुस्त नहीं है, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और पाकिस्तानी अवाम का पैसा था, उसको जिस तरीके से ट्रांजैक्शन को हैंडल किया गया वो दुरुस्त ही नहीं है। इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब वो स्क्रीन पे डालिए, वो बाकायदा दस्तखतशुदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बाकायदा दस्तखतशुदा पूरी ट्रांजैक्शन है, कोई इसमें ना वो ज़बानी कुछ नहीं होया हुआ। इसको लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती थी, नैब पूरा केस बनाती, अदालत के सामने पेश करती, अदालत से इसका हुक्मनामा जारी होता, फिर इमरान खान के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्ज वो फ्रेम करते तो इमरान खान गिरफ्तार हो जाता। हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, सिग्नेचर के ऊपर दस्तखत लगे हुए हैं, पैसा भी नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान को लुटाया हुआ, कुछ भी ज़बानी नहीं आया हुआ। और इन्होंने भी जो दिया हुआ है वो पकड़ लेते और उसको ले जाते जाके कि मेलाफाइडी इंटेंट थी, उसके ऊपर केस बनता है और ये हमने। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, क्या आप मुझे ये बताएंगे जो आपने बड़ा बता दिया, मैं रिपीट, वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कुछ भी ज़बानी नहीं। जो कवानीन में अमेंडमेंट हुई है, अब ये केस इन्वेस्टिगेशन की सतह के ऊपर पहुंच चुका है, क्या इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश होते हैं? कभी भी नहीं होते। वो अदालतों के जो नोटिस हैं उन्हें डिफाई कर रहे हैं, अदालतों के हुक्मनामों को डिफाई कर रहे हैं। तो अगर उनसे कोई तफ्तीश दरकार है तो उसकी वाहिद सूरत यही है कि उन्हें गिरफ्तार कर उनको तफ्तीश की जाए। वो जिस जगह से गिरफ्तार हुए हमें पता चला है कि वहाँ पे उनके वकील ने आज कहा है कि वो जमानत की दरखास्त देने के लिए वो दे रहे थे, वो थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक दे रहे थे। ऐसी स्टेज पर गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है, ये दुरुस्त नहीं। मैंने आपसे ये बात की है कि अदालत के अंदर, इसका मतलब है कि वो लीगल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। उस बाउंड्री जनरल गुलाम मुस्तफा, ये जो पाकिस्तान के बड़े हैं फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आपस में बात करनी पड़ेगी। अगर ईगोज बड़ी हो जाएंगी ना तो फिर ये बड़ों सारों के लिए मुश्किलात पेश आएंगी। खाली इमरान अंदर गया ना, कल 3-4 फिर PDM के भी बंदे अंदर होंगे, परसों कहीं और आग लगी होगी, ये हम संभाल नहीं सकेंगे सूरत हाल को। बेहतरी का रास्ता पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। लाहौर जना हाउस की वो शायद फुटेज है जो नज़र आ रही है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम के नतीजे में ना मज़ीद इश्ताल फैल जाए। तो कुछ चीज़ों के ऊपर अकल तकाजा करती है कि हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लिए सोचें। बुलेट्स फायर कर रही है हमारे घर से बिल्कुल नजदीक, थोड़ी देर आपसे देखिए, आपके घर के नजदीक है वो जगह? जस्टिफिकेशन नहीं है किसी जी, मैं तकरीबन बहुत नजदीक है जी, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जस्टिफिकेशन क्यों पेश कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आई। तारिक फजल साहब, डॉक्टर साहब से बहुत मैं करता हूँ, हमेशा बड़े लॉजिकल ये बात करते हैं। हम जस्टिफिकेशन क्यों, केस तो की नौयत तो एक चीज है ना, अब जो कुछ हमने किया है उसका नतीजा जो हो रहा है कि हमें ये नजर नहीं आ रहा था। मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि हमने जो कुछ किया है, जो सियासी माहौल में जो एक ऑलरेडी टेम्परेचर हाई हुआ है, इसमें इसके बगैर गुजारा हो सकता था। अगर हम बातचीत करना चाहते हैं, मामलात को सुधारना चाहते हैं, तो ये तो फिर तरीका कभी भी नहीं होगा ना, कोई सियासी रहनुमा इसको तो कबूल नहीं करेगा। आपके प्रोग्राम में ही मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए निकाल के, जब PDM बनी थी उसके फौरन, अगर आपको याद, मैं उसको से कह रहा हूँ कि बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। और पाकिस्तान जिस जगह पे आज खड़ा है, खुदा खास्ता इससे आगे बात बिगड़ेगी, बेहतर नहीं होगी। ये जो आज रवायत कायम हो गई है, जिस तरीके से रूबिकॉन क्रॉस हो गया हुआ है, इसके बाद तो लोग अगला कदम आगे ही बढ़ाएंगे ना। इनको रोका कैसे जाएगा? इनको रोकने के लिए मेरी सियासी क़यादत को आगे आना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बैठ के सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान को
जिस तरीके से स्लाइड कर रहा है नीचे प्रोग्राम का हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के बड़े हैं, पाकिस्तान के जो इदारों के बड़े हैं, जो पाकिस्तान के सियासी जमातों के बड़े हैं, सर जोड़ कर बैठें और पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढें। पाकिस्तान के मसाइल का हल यकीनन ये नहीं हो सकता कि अपने सियासी मुखालिफ को किस तरीके से उठा के जेल के पीछे डालना है। पाकिस्तान के हल के लिए आपस में बैठ जाएँ, सारे ही बड़े लगेंगे, सबकी ईगो थोड़ी नीचे लाने की ज़रूरत है लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए। फिर आप बड़े लीडर भी लगेंगे और बड़े बड़े आपको ओहदे जो हैं वो भी सारे उसकी शाबाशी भी देंगे। पाकिस्तान अगर मुश्किलात में घिरता है तो किसी की जीत नहीं है, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। तारिक फजल चौधरी साहब, शुएब साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सबका शुक्रिया।